पर। फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। जी हाँ, अगर ये परवाज, ये हिम्मत, ये हौसला हमारे अंदर हो तो साल दर साल चाहे कितने भी गुजर जाएं, हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। और खास बात यह है कि अगर हम एक मुस्बत सोच, एक अच्छी सोच अपने पास रखते हैं तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं बल्कि समाजी तौर पर भी हम काफी हद तक बदलाव के हकदार कहला सकते हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं रेशमा, गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ आपका आज फिर खैर मकदम है। तो बात हो रही थी आपके साथ हिम्मत की, बात हो रही थी आपके साथ हौसले की। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हर एक इंसान के अंदर ये जज्बा होता है और वो चाहता है कि जिंदगी में वो आगे बढ़े। लेकिन कई बार कोई ऐसी सोच या कोई एक ऐसा आइडिया हमारे सामने आ जाता है जिससे वाकई समाजी तौर पर हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। अगर हम सुपारी की बात करें तो नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि सुपारी हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा रही है। लेकिन इसी सुपारी के रेशे से अगर कुछ अद्वियात बनाई जाएं, इसी सुपारी के रेशे से कुछ आसाइशी चीजें बनाई जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यह है एक खास बात जो कि सुरेश ने कर दिखाया है। तो चलिए आपको सुरेश से मिलवाते हैं और जानते हैं कि ये जबरदस्त आइडिया उन्होंने कहां से लिया और कैसे इस पर वो काम कर रहे हैं। सुपारी भारतीय सकाफत का एक हिस्सा है और बहुत से अच्छे मौके और त्योहारों में मुख्तलिफ तरीकों से सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक के मलनाड इलाके के शिवामोगा में सुपारी काश्तकारी एक बड़ा कारोबार है और यहाँ से पूरे मुल्क में सुपारी खरीदी जाती है। लेकिन सुपारी से मुताल्लिक एक नया कारोबार मुल्क और बैरून मुल्क तवज्जो का मरकज बन रहा है। ये हैं सुरेश YSR और उनकी अहलिया मैथिली, जो शिमोगा में रेशे की भूसी से बने फाइबर से बहुत सी मुनफरिद मसनूआत बना रही हैं और इसके जरिए वो बहुत से लोगों को रोजगार का जरिया भी फराहम कर रही हैं। सुरेश सुपारी के रेशे से खूबसूरत आराइशी अशिया, ट्रे, प्लेटें, हैंडबैग बनाते हैं और इन चीजों की आजकल बहुत मांग है। हम सुपारी के भूसे को रिसाइकिल करके रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें बनाते हैं। ये वस्तुएं सस्ती होने के साथ ही टिकाऊ भी है और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। सुपारी के कचरे के निस्तारण की समस्या से निजात भी मिली है। हमारी बनाई हुई वस्तुओं की विदेशों में भी खूब डिमांड है। इससे हम अपनी सोच से ज्यादा बेहतर कमाई कर रहे हैं। अब तक सुपारी के रेशे को माहौल को आलूदा करने वाला और नुकसानदेह मादा समझा जाता था, लेकिन सुरेश ने अब सुपारी के रेशे को सोने में तब्दील कर दिया है। इस फाइबर से बनी चप्पलों की बहुत मांग है क्योंकि ये सेहत और आराम के लिए बहुत अच्छी समझी जाती हैं। इस फाइबर से चमड़े के सामान बनाकर नई नई चीजें बनाई जाती हैं और जब ये बेकार होता है तो ये कूड़े की शक्ल में घर वालों को भी आलूदा नहीं करता, क्योंकि इस फाइबर को बायोकेमिकल से ट्रीट किया जाता है। इस छोटे कारोबार को शुरू करने के लिए सुरेश के पास मरकज से 20 लाख रुपए का कर्ज भी मिला था। इस काम में सुरेश की बीवी भी उसका भरपूर साथ देती हैं। मैं इस काम में हाथ बटाती हूँ। ये हमारे लिए स्वयं उद्योग का बहुत अच्छा आइडिया था। इसमें बहुत लाभ मिलता है। सुपारी के काश्तकार भी सुरेश की इस पहल से बेहद खुश हैं और उन्होंने बताया कि कमाई का एक अलग जरिया है और खुद भी चाहते हैं कि सनत को शुरू करें। सुरेश की इस इख्तिरा के लिए उसकी मिसाल स्कूलों में भी दी जा रही है। सुरेश के बढ़ते हुए कारोबार और बैरूनी ममालिक में इन अशिया की बढ़ती हुई मांग को देखकर शिवमोगा के लोग भूसे में सोना तलाश करने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
नाज़रीन, कुछ अलग करने का जज्बा हमें दूसरों से अलग बना देता है और वाकई अगर हम एक शख्सियत बनना चाहते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमें कुछ अलग काम करना ही होगा। और अगर कुछ ऐसा काम किया जाए जो समाज के लिए, लोगों के लिए एक खास काम बन जाए या फिर ये कहें कि उससे उनको फायदा हो, तो फिर कहना ही क्या। वाकई अगर हम यहाँ बैम्बू की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बैम्बू लकड़ी से भी सस्ता होता है और इससे बहुत खूबसूरत चीजें बनाई जा सकती हैं। तो चलिए आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो बैम्बू से बहुत स्पेशल काम कर रहा है। बांस एक कुदरती मवाद है जो आसानी से मुड़ जाता है। फनकारी और कारीगरी के लिए ये बेहतरीन है। ये लकड़ी से भी सस्ता होता है, जिसकी वजह से ये आर्ट्स और दस्तकारी की जरूरियात के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। आपको घर की सजावट के फन पारे, बांस की घास से बने आराइशी हैंडलूम, कपड़े, खूबसूरत फर्नीचर और बहुत से मशहूर दस्तकारी बनाने वाले ब्रांड्स आसानी से मिल सकते हैं। मुकामी घास के मैदानों और जंगलात में बांस के पौधे बकसरत पाए जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा महंगा नहीं होता। बांस नमूने बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नामियाती मवाद में से एक है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम सेवा विवेक कबायली बिरादरियों की नामियाती वसाइल बांस के इस्तेमाल की गुंजाइश फराहम करके माली तौर पर मुस्तहकम होने में मदद कर रही है। सेवा विवेक के जरिए बांस की दस्तकारी की तरबियत की सूरत में इन कबायली खवातीन की जिंदगी बदलने वाला एक शानदार लम्हा है। सबसे पहले तो हम उनके घरों में जाकर उनकी परिस्थितियों को अच्छे से देखें, उनके यहाँ पे क्या चीज़ की उपलब्धियाँ हैं उनको देखें। तो हमने देखा कि उनके यहाँ पे बाम्बू जो है उनके पास ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने उसी से शुरुआत की, जिससे बाम्बू के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए गए और जिससे मतलब उन बाम्बू के प्रोडक्ट के हमने ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग देने के बाद में वो प्रोडक्ट हमने उनको सिखाया। सेवा विवेक खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है ताकि गरीब कबायली खवातीन अपने घर का इंतजाम कर सकें और गांव में कुछ रोजगार भी हासिल कर सकें। सेवा विवेक के जरिए गांव की खवातीन और बेरोजगार नौजवानों को तरबियत देकर खुद इन्हिसारी की बातें बताते हैं और उन्हें यहाँ बांस से कैसे सब कुछ बनाया जा सकता है बहुत आसानी से सिखाया भी जाता है। ये कबायली खवातीन बांस से किस तरह से सामान बना रही हैं, ये आप आसानी से देख सकते हैं। ये लैंप माहौल दोस्त है और बांस से बना हुआ है। खवातीन अपने हाथ से बनी अशिया सीखकर और दिखाकर बेहद खुश होती हैं। खेती बाड़ी के अलावा वो इस फन के जरिए पैसा कमाकर खुद को बाइख्तियार महसूस कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इन लोगों ने अपनी मसनूआत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ दिया है ताकि वो आलमी सतह पर खरीदारों से बराह रास्त जुड़ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ रेशमा। अभी कुछ और कहानियां मेरे पास हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है उनकी नशोनुमा बेहतर तरीके से की जाए, उनको तालीम दी जाए, उनको एजुकेशन के मेयार के बारे में बताया जाए। हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तालीम से आरास्ता नहीं हो पाते हैं। उनके घर में या तो गरीबी कह लीजिए या फिर वो इतने कमजोर होते हैं कि वो चाहते हुए भी तालीम हासिल नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो आगे आती हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाती हैं
और गरीब बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को तालीम से आरास्ता करती हैं। इतना ही नहीं, कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं जो मुख्तलिफ शोबों से कई अहम शख्सियात को बुलाती हैं उनकी काउंसलिंग के लिए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही तंजीम से जो जरूरतमंद बच्चों को तालीम दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कुछ करने का जज्बा रखने वाले गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए गैर सरकारी संगठन हमारी सदा का ओजे फलक सेंटर किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ ऐसे बच्चों को न केवल मुफ्त शिक्षा का स्किल डेवलपमेंट की सुविधा प्रदान की जाती है, बल्कि उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाता है। खास बात यह है कि जिन बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है या बड़ी उम्र के ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी मुफ्त शिक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। शिक्षा पर सभी का हक है और सरकार भी यही चाहती है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे आगे बढ़ें। और हमारी सदा भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग दे रही है ताकि ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकें। मेरा मोटिव है जो बच्चे और महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो मैं हमारी सदा थ्रू के यहाँ पे उनको पढ़ाती हूँ और अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती हूँ। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हर सप्ताह में 2 दिन बच्चों के लिए खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम किया जाता है। यहाँ बच्चों की काउंसलिंग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे या अपने काम में प्रेरणा का स्रोत बन चुके अनुभवी लोगों की सेवाएं भी ली जाती हैं। मैं बच्चों को तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ काफ़ी आती रहती हूँ, यहाँ और अदर स्लम एरियाज़ जहाँ मैं बच्चों को इनकरेज करती हूँ कि वो पढ़ाई करें और स्कूल जाएं और आगे बन के मतलब आगे बड़े होके कुछ ना कुछ बने। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पायलट ही बने, पर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरह या इनकरेजमेंट की तरह मैं आती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इनके साथ काम करना। हमारा एक ख़ास मकसद ये है कि ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनको हम ट्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। इसमें ख़ास तौर से वो बच्चे शामिल हैं जो एजुकेशनली वीक हैं या फाइनेंशियली वीक हैं, और इसमें से कुछ बच्चे वो हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं। हमारे सदा ट्रस्ट के जिम्मेदारों का कहना है कि घर घर शिक्षा की जोत जगाना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। देश में शिक्षा के मैदान में तमाम जरूरी प्रयासों के बावजूद कुछ लोग कहीं छूट जाते हैं, लेकिन हमारी सदा जैसे संगठन उन्हें खोज कर लाने और समाज के मुख्य धारा से जोड़कर देश का भविष्य बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बेमिसाल है। नाज़रीन, साल बदलता है, वक्त बदलता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वक्त के साथ साथ हम भी कब बदल जाते हैं हमें इसका अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन जनाब, बात तो जब है जब हम अपनी सोच को बदल दें और कुछ ऐसी सोच अपने सामने रखें, ऐसी सोच समाज के सामने रखें जिससे हमारे आसपास का माहौल बदल जाए। खास तौर से अगर हम सफाई की बात करें तो साफ सफाई हम सबकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी होती है और वैसे भी कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान होती है। अगर हम अपनी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं तो न सिर्फ हमें ताज़ा हवा मिलेगी, साथ ही साथ जो आसपास गंदगी नजर आती है उससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम आलूदगी से भी अपने आप को बचा सकते हैं। आइए आपको नोएडा लिए चलते हैं, जहां कुछ लोग आलूदगी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए खुद ही उन्होंने एक शानदार कदम बढ़ाया है। तो आइए नोएडा चलते हैं। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा मसला जो है वो है प्रदूषण का, और जाड़ों के दिनों में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आज हम नोएडा के सेक्टर 28 में इस थीम पार्क में मौजूद हैं, जहां जन सहभागिता का आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जो आपको प्रदूषण से भी बचाएगा, पर्यावरण संरक्षण भी करेगा। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं इस थीम पार्क में और देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं थीम पार्क में।
क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी सेहतमंद आदत आपको माहौलियाती आलूदगी से कैसे बचा सकती है? जी हाँ, नोएडा सेक्टर 28 के रिहायशियों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। अवामी शिराकत से यहाँ से शुरू होने वाली मुहिम ने यहाँ के लोगों को आलूदगी से निजात दिलाने में काफी हद तक मदद की है। In that we found the water bodies, they are the best remedy to control the PM 2.5 pollution. अगर आप पानी को स्टैटिक रखोगे, वो इतना यूजफुल नहीं है जब तक आप उसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी उसको डिस्टर्ब करके ऊपर उठाइए फाउंटेन की वजह से। सो वी पुट इट ए डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर दिस। तो अब जब तक वो पानी नहीं जाएगा, उस पानी को एटमाइज करिए। एटमाइज का मीनिंग सादे वर्डों में, उसमें मिस्ट बनाइए, उसमें ओस बनाइए, इतना पानी करिए कि वो एरोसोल में टर्न हो जाए। और उसके बाद में वो पानी अगर आप स्प्रिंकल करेंगे, छिड़का देंगे, तो वो जो ड्रॉपलेट है बहुत जल्दी नज़दीक आ जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा। अगर उसमें एरोसोल बनाएंगे, मिस्ट बनाएंगे एटमाइज फोर्स से, तो वो कुछ मिनटों के लिए रुका रहेगा एटमॉस्फेयर और वो मूव करेगा। और जब वो मूव करेगा तो आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं और उसमें कुछ एक पॉल्यूटेंट गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें वो सब ऑब्जॉर्व होंगी और वो नीचे आएंगे। और इसी कारण से हमारा जो रिकॉर्ड है वो ये देखिए, हमारे वार्ड में आपका परसेंटेज देखिए, अगर नोएडा का या एनसीआर का 125 है तो हमारा 12 है, अगर उनका 393 है तो हमारा 173 है। यही नहीं, ये लोग कचरे को पैसों में तब्दील करने की कोशिश भी कर रहे हैं और यही वजह है कि वो कचरे को रिसाइकिल करके खाद बनाते हैं, जहां पार्क में मौजूद पौधों को इस खाद से नई जिंदगी भी मिलती है और आलूदगी से भी बच जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसको बेचकर रकम भी कमाई जाती है। हासिलशुदा खाद पार्क की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल भी की जाती है। और ये देखें, कबाड़ से जुगाड़ का खूबसूरत मंजर। पार्क को ज़ायशुदा टायरों, बाथरूम के टबों, ड्रमों से सजाया गया है। प्लास्टिक की बोतलों को खूबसूरत फूलों के गमलों में तब्दील कर दिया गया है। और ये है कबाड़ से तैयार एक वैन, जिससे जब छिड़काव होता है तो हवा में मिस्ट बनकर ये फैल जाता है और फिजा में नमी पैदा करके आलूदगी को कम भी कर देती है। यकीनन ये अवामी शिराकत की बेहतरीन मिसाल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नाज़रीन, कौन नहीं चाहता कि हमारे आसपास कोई एक ऐसा शख्स हो जो हमारे सारे काम आसानी से कर सके, और वो भी बिना कुछ कहे। मुझे लगता है ये काम तो कोई मशीन ही कर सकती है। और आपको हम यहाँ बता दें कि मोहम्मद शियाद ने एक ऐसी ही रोबोट बनाई है जो उनके सारे काम आसानी से कर देती है। चाय के कप उठा के ले आती है, या फिर यूं कहें, जब अखबार आता है तो बाहर से अखबार उठाकर भी शियाद को दे देती है। वाकई शियाद का ये कारनामा शानदार कहला रहा है और न सिर्फ उनके लिए काम आ रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि आने वाले कल के लिए बहुत सारे लोगों के लिए एक तरकीब का बाइस भी बनेगा। कई स्कूलों में शियाद की मिसाल भी दी जा रही है। शियाद सिर्फ 17 साल के हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है कुछ कर गुजरने का, वो गजब का है। तो चलिए शियाद से मिलते हैं और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि उन्होंने जो रोबोट बनाई है वो और क्या क्या काम कर सकती है। जब से घर में पतूठी आई है, बड़ी आसानी हो गई है। अब मेहमानों या घर वालों को खाना पेश करना, अखबार लाना जैसे काम पतूठी की जिम्मेदारी है। वो रोबोट है, लेकिन घर की बहू जैसी लगती है। केरला के कुन्नूर में रहने वाले 17 साला मोहम्मद शियाद ने इसे बनाया है और इसका नाम पतूठी रखा है। 12वीं जमात में पढ़ने वाले शियाद ने ये रोबोट स्कूल से मिलने वाले एक प्रोजेक्ट के तहत किया है। प्लास्टिक, एल्युमिनियम शीट, फीमेल डमी, सर्विंग प्लेट जैसी चीजों से बनी हुई है और साथ ही पतूठी में अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगाया गया है, जिसके जरिए इसे कंट्रोल किया जाता है।
शियाद ने रोबोट के बारे में मजीद मालूमात देने के लिए एक ऐप भी तैयार किया है। ऑटोमेटिक और मैनुअल ये रोबोट दोनों तरह से काम करती है। इस रोबोट को बनाने में सिर्फ 10,000 रुपए खर्च हुए हैं। हमने इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट किया है। यह बिना किसी की मदद से किचन से डाइनिंग रूम तक चल सकता है। हम इसे मोबाइल के जरिए आदेश देते हैं। साथ ही ये रोबोट आसानी से 5 से 6 किलो वजन उठा सकता है। पथूटी जब से घर में आई है तो माँ जरीना को एक फर्माबरदार बहू मिल गई है। बाप भी बेहद खुश हैं। कुछ ही दिनों में पथोटी का चर्चा दूर दूर तक होने लगा था और लोग इसे देखने के लिए घर तक पहुंच रहे थे। शियाद के इस प्रोजेक्ट में अर्जुन ने भी उनकी काफी मदद की है, जो शियाद के क्लासमेट हैं। पथूटी मुल्क के नौजवान नस्ल के हुनर और बेहतर मुस्तकबिल की अलामत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नाज़रीन, अगर दिव्यांग लड़कियां आपको कैट वॉक करती हुई नजर आएं, तो आपको कैसा महसूस होगा? मुझे लगता है जो अच्छी सोच के मालिक हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत, उनका हौसला या फिर ये कह सकते हैं कि जिंदगी में कुछ करने का जज्बा उन्हें कैट वॉक करा रहा है, उन्हें रैंप तक ले आया है। वाकई ये एक शानदार काम है। अगर हम दिव्यांग लोगों की मदद करते हैं, उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम किसी की जिंदगी को बदल रहे हैं। और एक ऐसी ही तंजीम है जो ये काम कर रही है। तो चलिए आपको एक फैशन शो में लिए चलते हैं, जहां दिव्यांग लड़कियों ने बहुत खुद एतमादी के साथ कैट वॉक किया है। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में। गुजरात में मुनक़िदा फैशन शो में दिव्यांग लड़कियों ने रैंप वॉक पर उतरकर अपनी एक नई कहानी लिख दी। इस शो का एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइन ने किया था। इस शो में नाबीना लड़कियों ने गाउन पहनकर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रैंप वॉक किया। इन मुख्तलिफ लड़कियों ने अपने अपने अंदाज में कैट वॉक की, तो हाजरीन ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। सबको सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हाँ ये बात कुछ और है कि हम किसी को देख नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे जो हम सबको जो मतलब सारी पब्लिक हमें देखने के लिए आई है, सच में हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतने सारे लोग देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, और ये सब पहली बार लाइफ में किया है तो थोड़े नर्वस भी थे, लेकिन जैसे ही हम स्टेज पर आए ना तो कुछ अलग ही फीलिंग आई, मतलब बहुत मजा आया। आइडिया तो बहुत आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट भी चाहिए। इन लोग की संस्था ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और ब्लाइंड गर्ल्स को जब हमने ये आइडिया बताई तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली और अच्छे से चले। दिख नहीं रहा था, फिर भी इतनी सारी ऑडियंस के सामने इतना कॉन्फिडेंस दिखाना इज वेरी अप्रिशिएबल। देखने से महरूम मॉडल्स में से एक छानवी ने कहा, हम शो से पहले तकरीबन 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि एक और नाबीना मॉडल ईशा का कहना था, जब हमने हाज़रीन से तालियां सुनी तो हमें एहसास हुआ कि हमने अच्छा काम किया है, और हम उस वक्त अपने अंदर एक अलग किस्म का जोश महसूस कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस तरह की कहानियां हमें एक नया जज्बा देती हैं, हमें ये बताती हैं कि ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि समाज के लिए भी, कुछ लोगों के लिए भी हमें काम करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंसानियत का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर हमारे अंदर इंसानियत होगी तो हम दूसरों के लिए कुछ बेहतर करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे।
ये कोशिश हमेशा हम करें, ऐसी हम दुआ करेंगे। और जाते हुए जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी बात के साथ इजाजत दें। आदाब, गुड बाय।